जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं लेके आया हूँ टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने का जो मेन क्राइटेरिया है, यानी पीजीटी के लिए आपको पीजी होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपको बीएड होना चाहिए। लेकिन यदि आप पीजी हैं, बीएड हैं, बावजूद इसके आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म नहीं डाल सकते, तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ये फॉर्म नहीं डाल सकते टीजीटी और पीजीटी का, तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। क्योंकि जब भी किसी भी वैकेंसी कोई भी आती है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसमें जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले एक निर्देश दे देता है कि नोटिफिकेशन को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। तो लेकिन होता क्या है, कैंडिडेट इसको पढ़ते नहीं हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेन जो इसका नोटिफिकेशन है, मेन जो इसका नोटिस है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज ही, यदि वो इस रेंज में आते हैं, इसी क्राइटेरिया में या यही कमी उनके अंदर है, तो ये फॉर्म ना डालें। क्योंकि उनका लास्ट में, यानी आप परीक्षा भी दे सकते हैं, पीजीटी में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, आपका सारा प्रोसेस होने के बाद में भी पता चल जाएगा कि हाँ आपने कोई तथ्य या जो भी इसके नियम है उस नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है, तो आपका वेतन निरस्त कर दिया जा सकता है। तो ये तो टोटल 11 नोटिफिकेशन है, तो 11 का 11 मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा, और यदि ऐसा आपके साथ है तो आज ही आप आवेदन ना करें। पहला आप देख रहे होंगे, इसका पहला जो नोटिफिकेशन है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो। यानी कोई भी पुरुष यदि उसकी 2 पत्नियां हैं, दोनों जीवित हैं, तो फॉर्म अप्लाई ना करे, भले वो पीजी हो या बीएड हो। और ऐसी महिला जो ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी पहले से ही कोई पत्नी हो, वो भी फॉर्म ना डाले। परंतु इसमें एक कंडीशन भी दे दिया, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए, तो ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। मतलब अब राज्य सरकार चाहे तो ऐसा छूट दे सकती है, लेकिन कौन कौन से कंडीशन है वो कंडीशन भी अप्लाई होगा। दूसरा जो कंडीशन है, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। और ऐसा भी कैंडिडेट पात्र नहीं होगा जो मानसिक या शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो, और ऐसा भी विक्षिप्त हो कि मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन दक्षतापूर्वक ना कर पाए, तो भी फॉर्म ना डाले। तीसरा दिया है, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। और यदि आप लास्ट में फाइनल मेरिट में आ भी जाते हैं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप सरकारी अस्पताल से ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा आपको। फिर चौथा दिया है, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी है तो लागू नहीं होगा। और एक चीज़ और है, कोई पुरुष, यदि ऐसा ना हो कि कहीं बालिका वर्ग का है कोई वैकेंसी तो उसमें कोई पुरुष वर्ग डाल देता है, तो फिर अभ्यर्थन उसका निरस्त हो जाएगा। इसीलिए इस नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से इसको सुन लीजिए। ये सारे चीज़ें यदि आपको पता रहेंगी तो बाद में आपको ऐसा ना हो कि लास्ट में हाथ आते आते भी आपके हाथ से नौकरी निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो जानी चाहिए। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए विद्यालयों के पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका वर्ग का यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। यानी जो महिला अभ्यर्थी होंगी वह बालक और बालिका दोनों के लिए फॉर्म डाल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब दोनों में से किसी एक पे, उनका कोई कंडीशन नहीं कि बालक के बालिका हैं, महिला है तो बालिका के लिए होगा, मतलब वो बालक के लिए भी डाल सकती हैं और बालिका, लेकिन दोनों को नहीं, सिर्फ एक को डाल सकती हैं। प्रत्येक विषय वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पर मात्र होगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग
के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। आपको आवेदन पत्र एक ही देना है एक विषय के लिए। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त किए जाएंगे। यदि आप 2-2, 3-3 आवेदन करते हैं तो लास्ट में जो आवेदन करते हैं वही मान्य होगा, बाकी का सारा निरस्त हो जाएगा। और 7वां दिया, अभ्यर्थी द्वारा किसी श्रेणी, विशेष, ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में आवेदन के उपरांत उस श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने की दशा में उसे संबंधित श्रेणी का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जैसे SC, ST, OBC में जो छूट मिलता है, या EWS का जो छूट मिलता है, या दिव्यांगजन का जो छूट मिलता है, यदि आपको ये छूट मिल जाने के बाद आप मेरिट में आते हैं और बाद में ऐसा आप सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वांछित जो सर्टिफिकेट होता है प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आपका वहीं पे चयनित प्रक्रिया माना नहीं जाएगा और गलत सूचना आपका आधार पे आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। 8वां दिया, अभ्यर्थी को पात्र के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देगा। आते हो अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी चयन बोर्ड से परामर्श कोई नहीं देगा। आप इसका जो भी नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ने के बाद ही, चूँकि इसका नोटिस ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करने, अन्यथा नहीं। किसी भी दशा में आवेदन शुल्क न तो लौटाया जाएगा और न इसे अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जाएगा। इसमें क्लियर कर रखा है कि यदि आप पात्र नहीं हैं और आवेदन कर देते हैं और फीस भी जमा कर देते हो तो फीस ऐसा नहीं होगा कि आपको वापस किया जाएगा या अगले विज्ञापन के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यदि आप कोई भी अभ्यर्थी, अब ये इस गलतफहमी में ना रहे कि TGT और PGT का एग्ज़ाम दोनों एक ही डेट में हो जाएगा तो और एक ही पाली में हो जाएगा तो और फॉर्म वो ना डाले, तो ऐसा नहीं है। TGT और PGT का एग्ज़ाम अलग अलग डेट में संपन्न होगा। यदि कोई भी कैंडिडेट है जो PG है और BEd है तो TGT और PGT दोनों आवेदन कर सकता है। उसके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि 4163 वैकेंसी है। सभी भाषा के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में, बांग्ला का बांग्ला में। मतलब जिस भाषा का आप फॉर्म डालेंगे उस भाषा का, आप सामाजिक विषय का हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है। और जो भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं तो उनका दोनों सब्जेक्ट में हो सकता है, लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, ये सब तो उसी में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसका इंग्लिश में भी दिया जाएगा, हिंदी में भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के बारे में सबसे पहले सूचना आपको चयन बोर्ड को देना है, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पर कर लें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।